Assalamu alaikum. As many students of class 11th were continuously requesting me for uploading the guess of physics paper of class 11th. Here I would like to say that जिस पैटर्न से पिछले साल से पेपर आता है तो इस पैटर्न में बहुत मुश्किल है गेस करना कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह का पेपर आ सकता है, क्योंकि इस पैटर्न में अब सीधे बड़े क्वेश्चंस थियोरी में नहीं आया करते हैं। इसमें मैं आपको पहले पेपर बता दूं कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का पैटर्न आता है। सबसे पहले 5 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं हुआ करते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो उसके बाद और 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। फिर 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड होता है वो आता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। उसके बाद 5th सेक्शन में आते हैं 2 क्वेश्चन, उनमें ऑप्शंस भी हुआ करते हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 5 मार्क्स के। सो कुल मिलाकर बड़े क्वेश्चंस 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 2 आते हैं। सो इस तरह के पेपर में बहुत मुश्किल है कि गेस करना। और दूसरी बात कि पिछले साल से कंसेप्ट्स भी पूछना शुरू किया है जेके बोस ने। अब बड़े क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के आते हैं वो मैं आपको बता दूं, वो ज़्यादातर ऑसिलेशंस एंड वेव्स में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और एक तो उसमें से आ सकता है। दूसरा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसमें जो फ्लूइड डायनामिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। और तीसरा काइनेमैटिक्स में से भी आ सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में से, या लॉज ऑफ मोशन में से, वो फ्रिक्शन पोर्शन में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सो ये 4 यूनिट्स हैं जिनमें से बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के। तो चलिए, बहरहाल पेपर किस तरह का भी आ जाए, पैटर्न किस तरह के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो वही हैं। अब चलिए यूनिट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 में आपको ज़रूरी अब इनिशियो मेथड सीखना पड़ेगा। साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, एक्स रेज पावर एन, ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन, ये मेथड आप सीखिए। इवन की ई रेज पावर ए एक्स का भी हो सकता है, लॉग ऑफ ए एक्स का भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो अब इनिशियो मेथड में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। इसमें ज़्यादातर जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो है एक एक्स रेज पावर एन और साइन ऑफ एक्स, इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद है ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन की भी है इसके बाद, और उसके बाद कॉस की भी है। सो पहली प्रेफरेंस आप एब इनिशियो मेथड में दोगे एक्स रेज पावर एन को, उसके बाद साइन ऑफ एक्स को। सो उसके बाद इसमें एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, क्या कहते हैं इसको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वो आ सकता है इंटीग्रेशन में से। वो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल भी हो सकता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल भी हो सकता है। वो उसमें ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना पड़ेगा। सरफेस स्टडी करनी है इंटीग्रेशन की, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में से भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके बाद यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर आपके सिलेबस का जो यूनिट नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक का, वो यूनिट नंबर 1 होगा। क्या कहते हैं इसको, मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें से मेजरमेंट्स में से क्वेश्चन आ जाता है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्या करना है कि डायमेंशनल फार्मूलाज आ जाते हैं, टॉर्क के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एंगुलर मोमेंटम के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इम्पल्स का। इसी तरह आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी करोगे, व्हाट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट का भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, समथिंग लाइक दैट। इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला को आना चाहिए। तो उसके बाद 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, जो मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ है
यूनिट्स ऑफ लेंथ। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन और इसका वैल्यू। इसी तरह एंगस्ट्रॉम, इसका वैल्यू, पारसेक, लाइट ईयर, ये इसमें से आप याद करोगे कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का। तो उसके बाद एरर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स में से भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले ही 2 क्वेश्चंस की है, पहले ही 2 टॉपिक्स की है, जो मैंने यहाँ पे 1 और 2 से मार्क किए हुए हैं। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक्स आपको बताए हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में से वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पूछ सकते हैं, इसी तरह व्हाट्स कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में से आ सकता है और ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो और दूसरा है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करना है, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो या कैलकुलस मेथड हो, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। यही दो, खाली ये 2 टॉपिक्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 पे आ जाइए, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में से, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो फ्रिक्शन ही है, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन में से क्या करोगे आप ये शो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आपको ये दिखाना है कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव हो सकता है सेकंड लॉ में से ही, वो दोनों इसमें इनकॉर्पोरेट है सेकंड लॉ में, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉज ऑफ मोशन में है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसकी एप्लीकेशन जो है चाहे प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट्स या है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें से आप याद रखना कुछ न कुछ, या एट लीस्ट पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, 3 बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं आएगा, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं इसमें, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इसके साथ एक एप्लीकेशन भी हो सकती है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, या एट लीस्ट खाली रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी होगी आपको, या एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि मोमेंटम कंजर्व कब रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, जिसके 90% चांस मैं बता देता हूँ कि आपके पेपर में आने के हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पिछले भी पेपर आप अगर देखोगे तो तकरीबन शायद ही कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से कुछ न कुछ ना आया हो, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें से ना आया हो इस टॉपिक में से। तो चलिए, उसके बाद इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी आप करोगे। तो फ्रिक्शन पोर्शन में आपको पता ही है, फ्रिक्शन में से लॉज ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है, और ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग क्या हो गया, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व, फिर विदाउट बैंकिंग भी आ सकता है और विद बैंकिंग भी आ सकता है, विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन भी आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखोगे ये टॉपिक आप करोगे, ठीक है। सो इस यूनिट नंबर 4 में से जो मार्क किया हुआ है 2 से, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि जो लाल वाले रेड वाली इंक से जो मार्क किए हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पर। इसमें कोई बीच में इसको छोड़ भी सकते हैं, ये यूनिट नंबर 5 में ऐसा, इसमें से क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बहुत कम आता है यूनिट नंबर 5 में से, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर में से। बहरहाल इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आप करना, और इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी करना है। तो उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें ये दिखाना है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में से डेफिनेशंस आ सकती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये चीज़ें। तो एक तो इन चीज़ों की डेफिनेशंस आ सकती है, और एक इसमें बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम
और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो ये जितना यहाँ पे दिखाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। सो अगर डेफिनेशंस पूछी गई तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये दो टॉपिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आप करोगे, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वगैरह, और फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, और उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया। तो उसके बाद बड़ा टॉपिक जो इसमें से आ सकता है, ये बड़ा टॉपिक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर ये आ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसके बाद यूनिट नंबर 7 पे आ जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन में से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। ये बोर्ड के हिसाब से भी बर्निंग टॉपिक है और नीट के हिसाब से भी बर्निंग टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से आपका पूछा जा सकता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रेस्पेक्ट हाइट और विद रेस्पेक्ट डेप्थ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से हो सकता है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और टाइम पीरियड सैटेलाइट का निकालना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा इसमें। और तीसरा इसमें कभी कभार ये पूछते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, वो है केपलर्स लॉ भी कभी कभार पूछते हैं। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 8 में से, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस यूनिट में, ये यूनिट भी बड़ा है कंटेंट के हिसाब से, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सो इसमें बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट बताना कि कौन सा टॉपिक आ जाएगा, लिहाजा ये इस यूनिट में आपको तकरीबन हर टॉपिक पर नज़र रखनी है। इसलिए इस यूनिट में से मैंने तकरीबन 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनके अलावा भी आ सकता है, ये मैं बता दूं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बर्नौलीज थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी मैंने नहीं दिखाई है, वो आ सकती है। सो टर्मिनल वेलोसिटी 2021 में भी आया हुआ था टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। ये इसकी एक्सप्रेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी अगर इस बार आ गया तो उसके बाद एक और टॉपिक जो पिछली बार आया हुआ था, अब नहीं दिखाया है, वो मुझे भी याद आ रहा है, वो है कैपिलैरिटी के बारे में भी इसमें आया हुआ था 2021 में। बहरहाल और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या हो गया, टर्मिनल फ्लो, लैमिनार फ्लो वगैरह वगैरह, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है और ये अक्सर ये पूछते हैं। उसके बाद विस्कोसिटी, पाइसिलियस थ्योरम और स्टोक्स लॉ, ये पूछा जा सकता है। पास्कल्स लॉ और इसकी एप्लीकेशंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशंस, ये पूछा जा सकता है। और एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल। और मैं एक टॉपिक आपको याद दिला दूं, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस यूनिट में से अगर मैंने 6 टॉपिक्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लेकिन इसमें से और भी चीज़ें हैं पूछने के लिए, जैसे कि कैपिलैरिटी पिछली बार आया हुआ था, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, और सरफेस टेंशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह क्या कहते हैं उसको, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वगैरह, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे, तो वो भी आ सकते हैं। सो इस यूनिट में ये बताना मुश्किल है कि कौन से टॉपिक। हाँ, अगर क्या कहते हैं इसको, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो बर्नौलीज थ्योरम में से क्वेश्चन आ सकता है। सो बर्नौलीज थ्योरम को आप छोड़िएगा नहीं, इसको इसको बर्नौलीज थ्योरम को करना ही करना है, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर बर्नौलीज थ्योरम आ सकता है अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशंस। तो उसके बाद यूनिट नंबर 9 का KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एक क्वेश्चन जो बार बार आ सकता है इसमें से, वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बार बार इस यूनिट में से आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पिछला पेपर जो है उसमें से KTG में और थर्मोडायनेमिक्स में मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, यानी कि उन्होंने इसमें से पूछा ही नहीं था। सो
अब इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हैं तो वो हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। सो एक चीज़ मैं और भूल गया, वो है आइडियल गैस इक्वेशन, फिर इसका इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट प्रोसेसेस में, आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 10 में। यूनिट नंबर 10 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस यूनिट में से खाली मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखे हैं। सो इन 2 में से जो पहला वाला है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसकी एप्लीकेशन करना है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस पर। वो प्रोसेस चाहे आइसोथर्मल हो, आइडियाबैटिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो। सो बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बीच बीच पे पूछा जा सकता है। इसके बाद है यूनिट नंबर 11, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स इस यूनिट में से आते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी इसी यूनिट में से आता है। वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसमें ऑसिलेशन पोर्शन जो है वो आपके प्रिपेयर करने के लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ऑसिलेशन में से आ गया तो वो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है खाली ऑसिलेशंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप पहले जाइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको डिफाइन करनी है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंपल पेंडुलम क्या हो गया और इसके टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद वेव्स पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पिछली बार भी आया था और अक्सर आता है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या कहते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लान प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। ये क्वेश्चन अगर आ गया अभी तो ये 3 मार्क्स का आता है, लेकिन अक्सर ये पूछते हैं इसमें से। अक्सर ये लॉन्गिट्यूडनल सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव अक्सर पूछते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव अक्सर पूछते हैं, लेकिन है सिंपल बहुत। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ये पूछा जा सकता है इसमें से। सो अगर हम देखें ओवरऑल तो प्रिपेयर करना तो बहुत इजी है, लेकिन अक्सर मेरी एक्सपीरियंस ये रही है कि जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा यूनिट पहले उठाएं, कौन सा टॉपिक पहले उठाएं बहुत। और मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं बहुत, और क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट भी बहुत करते रहते हैं, सर क्या करें, कुछ नहीं पढ़ा, इतने दिन रह गए एग्ज़ाम में वगैरह वगैरह। लेकिन है तो ये बहुत ईजी। ये टॉपिक्स मैंने जो आपको दिए हैं पहले ये कर लो, इसमें से ज़रूर आ जाएगा। एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 50% से ज़्यादा ही आ जाएगा, 50% से ज़्यादा ही। लेकिन आ तो सकता था, अगर आ तो सकता था, मैं बता देता कि आप कि 80% से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन पिछले इसमें से जो जिस तरह का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसमें गेस करना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसमें गेस करना बहुत मुश्किल है जो पिछले। लेकिन ये टॉपिक जो हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले इनको कर लो, उसके बाद बाकी जो रह गए हैं बाकी टॉपिक्स कर लो। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।